हेलो स्टूडेंट्स, किरण प्रकाश की के भाग 2 में आज हम मुख्यतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसके पश्चात फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के संबंध में जानेंगे। उसके बाद हम दर्पण के समीकरण और रेखीय आवर्तन को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के बारे में जानते हैं। पिछले भाग में हमने गोलीय दर्पण के फोकस की जानकारी प्राप्त की थी। फोकस वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को काटती हैं। तो आपको चित्र ए में और चित्र बी में क्रमशः अवतल और उत्तल दर्पण के फोकस प्रदर्शित हैं और चित्र सी में फोकस पर एक लंबवत तल दिखाई पड़ रहा है जिसे फोकस तल कहते हैं। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से निरूपित करते हैं। अब हम फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ f = r/2 होता है। इसका निगमन हम आसानी से कर सकते हैं। चित्र ए में अवतल दर्पण के लिए और चित्र बी में उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख प्रदर्शित है। जब चित्र ए को आप देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। तो इस स्थिति में आप परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण थीटा बराबर होते हैं। अगर उपाक्षीय किरणों की बात करें, उपाक्षीय किरणें वे किरणें होती हैं जो मुख्य अक्ष के निकट से आती हैं। तो अगर ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के निकट से आ रही है तो ये कोण थीटा बहुत ही सूक्ष्म होंगे। तो उपाक्षीय किरणों के लिए कोण थीटा और 2 थीटा जो चित्र में प्रदर्शित हैं वो बहुत सूक्ष्म होंगे। और जब कोण सूक्ष्म होते हैं तो थीटा को tan थीटा के बराबर माना जा सकता है। और आपको चित्र में प्रदर्शित है कि tan थीटा का मान md/cd के इक्वल होगा, ये लिखा है आपके पास। और चूंकि उपाक्षीय किरणों के लिए कोण थीटा सूक्ष्म है तो बिंदु M ध्रुव के निकट है, अतः बिंदु D भी ध्रुव के निकट होगा। इस प्रकार CD को हम लोग CP लिख सकते हैं, समीकरण 1 में प्रदर्शित है। ये समीकरण 1 आपको प्रदर्शित है। इसी प्रकार त्रिभुज MFD चित्र में आप देखें, MFD में 2 थीटा को हम tan 2 थीटा मान सकते हैं क्योंकि 2 थीटा भी एक सूक्ष्म कोण है। चित्र में tan थीटा 2 थीटा का मान md/fd है और इसे हम md/fp लिख सकते हैं क्योंकि बिंदु D P के निकट है। इस प्रकार अगर समीकरण 1 और 2 को मिला दें, समीकरण 1 व 2 को मिला दें तो आपको मिलता है 2md/cp = md/fp। अब यहाँ md और md कैंसिल हो जाएंगे
अब हमको प्राप्त होगा FP = CP/2। और आप चित्र में देख रहे हैं कि FP फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी है और CP की दूरी वक्रता त्रिज्या है। इस प्रकार FP की जगह हम F और CP की जगह R लिखेंगे तो हमको F = R/2 प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों हम अगले पेज पर आते हैं। यहाँ हम दर्पण के समीकरण के बारे में जानेंगे। दर्पण का समीकरण 1/f = 1/v + 1/u होता है, जहाँ f दर्पण की फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी है। ये दूरियां इस चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। किरण आरेख में वस्तु AB से आने वाली 3 किरणें, बिंदु A से 3 किरणें आपको दिखाई पड़ रही हैं। इन किरणों में समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं। दर्पण के ध्रुव पर आने वाली किरण जितने कोण पर आपतित है उतने ही पर परावर्तित होकर निकल जाती है। और C से आने वाली किरण अभिलंब के अनुदिश होती है, इसलिए वो अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये किरण आरेख आपको दिखाई पड़ रहा है। इस चित्र में आप त्रिभुज A', B' और F को देखें। A', B', F को जब आप देखेंगे तो इसको शेड कर दें तो A', B', F ये आपको दिख रहा है। और त्रिभुज MPF, आप त्रिभुज MPF इसके सामने आपको दिख रहा है। तो इन त्रिभुजों को देखेंगे तो ये समरूप त्रिभुज हैं। समरूपता के नियम से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अतः A', B' के संगत MP भुजा है, इनका अनुपात B', F के संगत FP भुजा है, इसके इक्वल होगा। आप ध्यान से देखें, उपाक्षीय किरणों के लिए बिंदु MP के निकट है, अतः MP को हम सीधी रेखा मान सकते हैं और ये समांतर किरण के साथ AB से अटैच है, इसलिए MP का मान AB के इक्वल लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप समीकरण 1 में MP की जगह AB आपको लिखा मिल रहा है। अब त्रिभुज हम अगले त्रिभुज में तब ध्यान से देखेंगे तो A', B', P, ये त्रिभुज आप A', B', P और त्रिभुज AB, P, ये त्रिभुज पूरा ये आपस में समरूप है। इन त्रिभुजों में समरूपता के नियम से जब लगाएंगे हम तो A', B' अपॉन AB का मान B', BP समीकरण 2 में प्रदर्शित है। जब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो आपको स्टेप BF अपॉन FP = B', अपॉन BP प्राप्त होता है। चित्र से हम इन मान को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार B', P को जब ध्यान से देखेंगे तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए V, और FP को आपतित किरण के विपरीत में नाप रहे हैं, इसलिए -F, और BP को आपतित किरण के विपरीत दिशा में लिख रहे हैं, इसलिए -U के अनुसार चिन्ह परिपाटी से ये लगे। इसको हल करने पर हमको समीकरण हल होने के पश्चात इस रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें दर्पण का समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब हम अगले पृष्ठ पर बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पर हम रेखीय आवर्धन के बारे में देखेंगे। तो रेखीय आवर्धन, किसी भी दर्पण का रेखीय आवर्धन उसके द्वारा
बनाए गए प्रतिबिंब का साइज और वस्तु के साइज के अनुपात के बराबर होता है। चित्र में आपको प्रतिबिंब की साइज h डैश और वस्तु की साइज h से निरूपित की गई है, इसलिए यह अनुपात h डैश अपान h के रूप में प्रदर्शित है। रेखीय आवर्धन के सूत्र को v और u के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गणितीय प्रोसेस आपको नजर आ रहा है। त्रिभुज a डैश b डैश p और त्रिभुज a p p समरूप हैं। पिछले पृष्ठ पे भी देखे थे, यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि त्रिभुज a डैश b डैश p और त्रिभुज a b p समरूप हैं। समरूपता के नियम से a डैश b डैश अपॉन a b का मान b डैश p अपॉन b p के बराबर है। चिन्ह परिपाटी से अब आप फिर से चिन्ह परिपाटी से a डैश b डैश मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई इसलिए माइनस h और a b मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई इसलिए प्लस h, v और u आपतित किरणों के विपरीत दिशा में नापे गए इसलिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिए गए हैं। इनको हल करने पर हमको m का मान माइनस v बाई u प्राप्त होता है। जब आप आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो फिर से वहां पर चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखेंगे। सूत्र निगमन में चिन्ह परिपाटी लगा के किया जाता है और आंकिक प्रश्न हल करने में पुनः चिन्ह परिपाटी के नियम से ही दूरियों को रखा जाता है। इस प्रकार आज हम लोग ने दर्पण के फोकस के बारे में जाना। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को आप फोकस दूरी कहते हैं और ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इनके बीच का संबंध हमने निगमित करा, F इज इक्वल टू R बाई 2। दर्पण का समीकरण F, V और U के बीच का समीकरण 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U होता है। इसको हमने निगमित किया। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की साइज और वस्तु की साइज के अनुपात के बराबर होता है। इसका मान माइनस V बाई U होता है। तो इस प्रकार अब अगले भाग में हमें किस चीज का अध्ययन करना है ये भी देख लें। तो अगली कक्षा में हम किताब में उपस्थित विभिन्न उदाहरण 9.1 से लेकर 9.4 तक का अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या होगी और हम अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।